नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जब 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी न भ्रष्टाचार करूंगा और न भ्रष्टाचार करने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये दावे भी करती रहती है कि उसके शासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तमाम सीएजी की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तमाम सारी चीजें होती रहती हैं। भ्रष्टाचार के जो आरोपी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनकी जांचें रुक जाती हैं, ये सब होता है, लेकिन दावा होता रहता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दरअसल आज की रिपोर्ट अगर इंडियन एक्सप्रेस की आप पढ़िए, पहले ही पन्ने पर उन्होंने एक न्यूज ब्रेक की है, एक रिपोर्ट ब्रेक की है, एक जांच रिपोर्ट ब्रेक की है। उसको अगर आप पढ़िए और कायदे से पढ़िए, शब्द बाय शब्द अगर पढ़ते चले जाइए तो आपके समझ में आता है कि भ्रष्टाचार का तो जो हुआ है वो हुआ है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ है, आप ही बता पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर हुई है कि नियमों को ऐसे उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा गया है कि भ्रष्टाचार कई बार ऐसा लगता है लीगल हो गया है। यानी भ्रष्टाचार तो होता है लेकिन कानूनी तौर पर उसको सही साबित कर दिया जाता है। यह किस्सा है बालकृष्ण का। बालकृष्ण को आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो रामदेव के बहुत करीबी हैं और रामदेव के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भगवा बाना पहनते हैं लेकिन पूरा काम एक बिजनेसमैन का उनका है, बिजनेस है उनका। बाकायदा अपने उत्पादों का प्रचार भी करते हैं। अभी आपको याद होगा गर्मियों के लिए एक शरबत उन्होंने बनाया था और उसका प्रचार करने के लिए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत का भी सहारा ले लिया, जिसको कोर्ट से काफी लताड़ मिली, उनको हटाना पड़ा। वो सब आप जानते हैं। कोरोना के टाइम में जो किया वो भी आप जानते हैं। अभी भी उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि उनका बिजनेस असल में बालकृष्ण संभालते हैं। अब बालकृष्ण से जुड़ा हुआ जो ये मामला है, ये उत्तराखंड का मामला है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड में अच्छा खासा एम्पायर बनाया है रामदेव ने। इसी एम्पायर से, बालकृष्ण के इस एम्पायर से जुड़ी हुई यह खबर है, बहुत गौर से सुनिएगा। उत्तराखंड सरकार जो है दिसंबर 2022 में मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर लाती है। अब जब भी कोई टेंडर आता है तो बिडिंग होती है। आपने एक टेंडर निकाला, सरकार एक टेंडर निकालती है और अलग अलग कंपनियां जो है उसमें बिडिंग करती हैं और उसमें जो सबसे बेस्ट बिडिंग होती है, यानी सबसे कम लागत या सबसे ज्यादा फायदा जिससे सरकार को हो रहा होता है, उसको ठेका दे दिया जाता है, उसको मिल जाता है प्रोजेक्ट, वो अपना काम करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनियों ने बिडिंग की। राजस एरोपोर्टर्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, भौरुआ एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनियों ने इसमें बिडिंग की और उसके बाद एक कंपनी यानी राजस को इसका ठेका मिल गया। अब आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, 3 कंपनियों ने बिडिंग की, उसमें से एक कंपनी जो बेस्ट बिड होगी उसको मिल गया होगा। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। 2 कंपनियां जो भौरुआ एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं, उसमें 2 कंपनियों में इनकी यानी कि बालकृष्ण की जो हिस्सेदारी है वो 99% से ज्यादा है। एक में 99.85 है और दूसरे में 99.98, यानी लगभग पूरा मालिकाना बालकृष्ण के पास है 2 कंपनियों का। और तीसरी कंपनी राजस, जिसको मिलता है ठेका, उसमें जब बिडिंग की गई थी तो इनकी भागीदारी थी केवल 25.1%, 25.01%। लेकिन टेंडर मिलने के बाद उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 69.43 हो गई, तकरीबन 70% हो गई, यानी कि मेजर शेयर होल्डर बन गए बालकृष्ण उसके भी। 3 कंपनियां एक प्रोजेक्ट के लिए बिड करती हैं। तीनों कंपनियां बालकृष्ण से जुड़ी हुई हैं। 2 कंपनियों में तकरीबन 100% है, 99.85 और 99.98 शेयर है, तकरीबन 100% पूरा का पूरा मालिकाना। और तीसरी कंपनी में केवल 25.1% है, यानी 1/4 के आसपास 25.01% है। लेकिन ठेका मिलने के बाद बढ़कर सीधे यह हो जाता है 69.43%, यानी वहां पर मेजर शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब मजेदार बात तो यह है कि इतने बड़े ठेके के लिए सिर्फ 3 कंपनियां आई। तीनों कंपनियां बालकृष्ण से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई थी।
एक कंपनी को मिलना ही था, एक कंपनी को मिला और ठेका मिलते ही बालकृष्ण की हिस्सेदारी उसमें 69% से ज्यादा हो गई। आपको दाल में काला लग रहा है या पूरी की पूरी दाल काली लग रही है? और देखिए, नियम कानून की बात करके गोल गोल घुमाया तो बहुत जा रहा है। सरकार का कहना है कि हमारे लिए तो तीनों अलग अलग कंपनियां थीं, तो जिस कंपनी का बेस्ट बिड था उसको हमने दे दिया। चलिए, लॉजिकल ये भी ठीक लग रहा है कि तीनों अलग अलग कंपनियां थी। 99%, एक में आपका शेयर है 99.85%, दूसरे में शेयर है 99.98%, और आपको कंपनियां एक ही नहीं अलग अलग लग रही हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक आदमी 3 कंपनियां बनाए और उसके बाद जो है तीनों कंपनियों से बिडिंग कर दे, एक को मिल जाए। आदमी तो तीनों के पीछे एक ही है, लेकिन नहीं, सरकारी नियम इनके हिसाब से बात की गई। उस समय के यूटीडीबी के जो एडिशनल सीईओ थे कर्नल अश्विनी पुंडीर, तो उन्होंने कहा यह मिली भगत नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां सरकार की नजर में अलग अलग हैं, कंपनियां कानून की नजर में अलग अलग हैं। कोई नैतिक मामला, कोई मोरल मामला तो है ही नहीं कि तीनों कंपनियों के पीछे एक ही आदमी कैसे है। वैसे मैं यहां पर आपको एक सवाल पूछ लूं, रामदेव जो पूरा का पूरा आपके सामने लेकर आते हैं अपना, उसमें आयुर्वेद की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जरा मुझे यह बताइए कि ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जहां एडवेंचर टूरिज्म डेवलप करना है, इसमें कौन सा योग है, कौन सा आयुर्वेद है? तो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि योग और आयुर्वेद तो सिर्फ बहाना है। बेसिकली बाबा रामदेव जो अपने आप को कहते हैं वो लाला रामदेव हैं, जिनका धर्म उरम से कोई लेना देना नहीं है, शुद्ध बिजनेस कर रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब जब ये मामला जांच पे गया, जब लोगों ने पूछना सवाल शुरू किया, तो राजस एरोस्पोर्ट्स ने कहा कि उनकी कंपनी ने कई सालों से अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा जुटाया है, लेकिन कंपनी के बड़े फैसले जैसे कि काम कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ही लेते हैं। जिस आदमी का शेयर 69% से ज्यादा हो कंपनी में, वो निर्णय में कहीं से शामिल नहीं होता है। ये बात कह रहा है राजस एरोस्पोर्ट्स। अब ये बात आपको समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही हो तो अपना सर पीट लीजिए, क्योंकि देश ऐसे ही चल रहा है, गोलमोल जवाबों से। अडानी को सारे एयरपोर्ट्स कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि अडानी सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन है। अडानी को सारे के सारे पोर्ट्स कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि अडानी सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन है। घूस देने के मामले में अडानी पर अमेरिका में केस हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में केस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कानून नहीं इजाजत देता है। क्या वाकई ये जो गोल गोल घुमाने का मामला है, अभी आपने देखा था अंबानी साहब के ऊपर लगातार अब केस हो रहे हैं। ईडी ने उनके यहां छापा मारा, 2 बैंकों ने उनके अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन इसके थोड़ा पहले चलिए। अंबानी ने कभी खिलौने का जहाज नहीं बनाया था, लेकिन राफेल सौदे के बाद उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अंबानी को दी गई। कानूनन सब सही है, कानूनन मुझे भी दे दी जाए तो सब ठीक है, लेकिन जरा सोच के देखिए कि जो विमान आपने खरीदे हैं देश की सुरक्षा के लिए, उनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसको दी जा रही है, जिसका उस क्षेत्र में किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। यही मैंने आपसे कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं पता, लेकिन उसको लीगल तरीके से करना लोगों ने सीख लिया है, उसका लीगलाइजेशन हो गया है। ये हम जानते हैं जब निकल के आया था सारा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, तब आपने देखा था, और उसके पहले भी देखा था। कई कंपनियां ऐसी हुई जिनके ऊपर छापा पड़ा, ईडी गई, जांच हुई, और उसके बाद वो अडानी जी के पॉकेट में चली गई। वो अडानी को बेचने के लिए उसके मालिक तैयार हो गए। नियमता सब ठीक है, नियमता कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियत की बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे, तो यह सवाल पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार एक ठेका देती है, 3 कंपनियां उसमें बोली लगाती हैं, और तीनों कंपनियां बालकृष्ण से अगर जुड़ी हुई हैं, और जिसको ठेका मिलता है, उसमें ठेका मिलने के बाद उनका जो शेयर है वो 25% से बढ़ के 69% हो जाता है, 69.43% हो जाता है। तो ये आपके दिमाग में सवाल पैदा करता है कि नहीं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इल्लीगल ऊपर से देखने में नहीं लगेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं या किसी स्कूल में टीचर हैं,
और आपका बेटा पढ़ रहा है, क्लास में पढ़ रहा है और उसका एग्जाम चल रहा है, तो एग्जामिनेशन की ड्यूटी में आपको नहीं लगना चाहिए। यह मामला लीगल ज्यादा है, यह मामला मोरल ज्यादा है, लीगल कम है। मोरालिटी है कि आप अपने बच्चे को लेकर कहीं बेईमान ना हो जाएं, दूसरे बच्चों के साथ कहीं कोई भेदभाव ना कर दें, इसलिए बेहतर यह है कि वहां से अपनी ड्यूटी हटा लीजिए। अगर कोई जज कोर्ट में बैठा हुआ है और उसके किसी करीबी रिश्ते का मामला चल रहा है, कोर्ट के अंदर उसके बेटे का मामला चल रहा है, बहू का मामला चल रहा है, पत्नी का मामला चल रहा है, भाई का मामला चल रहा है, तो जज साहब को वहां से हट जाना चाहिए। उस मामले में कोई फैसला नहीं देना चाहिए, उस मामले में कोई बहस नहीं सुननी चाहिए। यह लीगल से ज्यादा मोरल मामला है। तो अगर ये देखेंगे तो यहां पर अगर 3 कंपनियां एक ही आदमी से जुड़ी हुई थी, ठेका आया था, तो होना यह चाहिए था कि और बिडिंग मंगानी चाहिए थी या ठेका कैंसिल करके दोबारा बिडिंग करनी चाहिए थी। कहना चाहिए था इन 3 कंपनियों से कि आप ही लोगों ने बिड किया है, इसका मतलब यह है कि एक ही आदमी तीनों बिड के पीछे है, तो जाहिर तौर पर जो बिड आई होगी वो आपसी समझबूझ से आई होगी और यह नियमों का उल्लंघन है। आप टेंडर को भी देखिए तो समझ में आ जाता है। टेंडर्स का डिफरेंस देखिए आप। राजस एयर स्पोर्ट्स ने कहा कि वो हर साल 1 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी देगा सरकार को। वहां से जो ठेका उसको मिल जाएगा, वहां पर काम करेगा तो 1 करोड़ रुपया सालाना वो सरकार को देगा। भरुआ एग्री साइंस ने सिर्फ 65 लाख की बोली लगाई और प्रकृति ऑर्गेनिक्स ने 51 लाख रुपए की सिर्फ बोली लगाई। अब आप सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही चीज है, 3 कंपनियों का असेसमेंट इतना अलग अलग कैसे हो गया? इसको आसान लफ्जों में समझिए। अगर मान लीजिए कोई एक होटल है और होटल का मालिक चाहता है उसको ठेके पे देना कि भाई रोज रोज चलाना हमारे बस की बात नहीं है, कोई ठेके पे ले ले और महीने के कुछ पैसे हमको दे दे। अब अगर 5 लोग लगाएंगे तो कोई 5 लाख कहेगा, कोई 4.5 लाख कहेगा, कोई 4.25 लाख कहेगा, कोई 5.25 लाख कहेगा। इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि एक आदमी कहे हम 2.5 लाख रुपए देंगे और अगला आदमी कहे हम 5 लाख रुपए देंगे। असेसमेंट जो होगा सभी का एक तरीके का होगा। उस होटल से कितना फायदा हो रहा है, वो होटल कितना फायदे में आएगा, उससे कितनी कमाई होगी, हमारा कितना खर्च होगा और उसके बाद हम कितना दे सकते हैं, यही असेसमेंट होगा ना। इतना अलग अलग असेसमेंट कैसे हो गया कि एक कंपनी कह रही है 51 लाख रुपए देंगे, दूसरी कह रही है 65 लाख रुपए देंगे और तीसरी सीधे 1 करोड़ की बिडिंग कर दे रही है। आपको नहीं लगता कि जानबूझकर 3 एक ही आदमी से जुड़ी हुई कंपनियों ने बिडिंग की और फिर आपस में सेटिंग कर ली कि हम कम करेंगे, तुम ज्यादा करना, यह तय कर लिया गया कि यह बिडिंग किसको मिलनी है? हो सकता है ऐसा ना भी हुआ हो, लेकिन जब तीनों कंपनियों के पीछे एक आदमी होगा तो इस तरह का शक होना लाजिम है। और उसके बाद भी आप देखिए कि उत्तराखंड सरकार जो है वो राजस्व को लगातार बढ़ावा दे रही है। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कई बड़े प्रोजेक्ट उसको देने पर जोर दिया गया। अप्रैल 2025 में जो उस समय पर्यटन और नागरिक उड्डयन सचिव थे कुरवे साहब, उन्होंने डीजीसीए को यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को एक पत्र लिखा और इसमें राजस्व कंपनी को उत्तराखंड में 4 हवाई सफारी प्रोजेक्ट चलाने की मंजूरी देने की सिफारिश की। सरकार राजस्व की सिफारिश कर रही है कि उसको 4 प्रोजेक्ट दिए जाए। कुछ तो राजस्व में ऐसा होगा जिसके चलते सरकार इतनी मोहब्बत दिखा रही है। और राजस्व का थोड़ा सा खेल और समझिए। जब ठेका एक बार मिल जाता है उसके बाद 9 अक्टूबर 2023 को 5 नई कंपनियां राजस्व में शामिल हो जाती हैं। ये कंपनियां जरा देखिए, प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया, पतंजलि रिवोल्यूशन, भरुआ एग्रो सॉल्यूशन, भरुआ एग्रो साइंस, फिट इंडिया ऑर्गेनिक। अब आप ये देखिए कि जो भरुआ एग्री साइंस लिमिटेड जो है वो पहले अलग बिडिंग कर रहा था, इनको ठेका मिलने के बाद इस कंपनी के अंदर शामिल हो गया। और अगर आप इनमें बालकृष्ण का हिस्सा देखेंगे तो भरुआ एग्री साइंस में 99.85 मैंने आपको बताया, प्रकृति ऑर्गेनिक्स में फिर 99.98%, भरुआ सॉल्यूशंस में 99.99%, फिट इंडिया ऑर्गेनिक्स में 99.98%, पतंजलि रिवोल्यूशन में 99.94% और भरुआ एग्रो सॉल्यूशंस में इनडायरेक्टली 99.99% है। अब इससे ज्यादा किस्सा आपको क्या सुनाएं? 3 कंपनियां बिडिंग करती हैं, 2 में 99% से ज्यादा हिस्सेदारी है, लगभग 100% की हिस्सेदारी है बालकृष्ण की। तीसरे में 25% है, 25% वाले को ठेका मिलता है।
ठेका मिलने के बाद हिस्सेदारी बढ़कर 69.43% हो जाती है। उसके बाद जिसको ठेका मिलता है उसमें वो कंपनी भी शामिल हो जाती है जिसने बिडिंग की थी, और उसके अलावा 4 कंपनियां और शामिल हो जाती हैं, और इन 5 कंपनियों में बालकृष्ण की जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 100% है। 99.99, 99.85, 99.89 इस तरह की हिस्सेदारी है। तो बालकृष्ण इसके पीछे हैं कि नहीं हैं, यह बात समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर ये खेल सरकार की निगरानी में हो रहा है, अगर ये खेल सरकार के जानते बूझते हो रहा है, तो ये सवाल उठेगा कि ये सिर्फ संयोग है या भ्रष्टाचार का एक सांस्थानिक प्रयोग है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये सवाल पूछा है। हम आभारी हैं इंडियन एक्सप्रेस के इस वीडियो के लिए। उनके रिपोर्ट के आधार पर ही हमने ये वीडियो बनाया है, और हमें उम्मीद है कि जो एजेंसीज हैं वो इसकी जांच करेंगी और देखेंगे कि हमारे देश में क्रोनी कैपिटलिज्म को कहीं इस तरह तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है कि सरकार के जो प्री पूंजीपति हैं उनको ठेकों में, बाकी सारी चीजों में जबरदस्त वरीयता दी जा रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।